स्टार्ट करें। सो आज की हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कल कौन कौन प्रेजेंट नहीं था। हाँ, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सो दिस क्लास इज़ एक्चुअली अबाउट डिज़ाइन। अब डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन इज़ बेसिकली अ प्लान, ओके, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिज़ाइन का मतलब सिर्फ फूल बनाना, पत्तियाँ बनाना ये नहीं होता। जब हम कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उससे पहले जो हम प्लान करते हैं, जो हम लेआउट बनाते हैं, दैट इज़ बेसिकली दी डिज़ाइन। सो एक फैशन डिज़ाइनर है, वो एक गारमेंट बनाना चाहता है, गारमेंट से पहले वो एक प्लान बनाता है, ओके। सो दैट इज़ योर फैशन डिज़ाइन, ओके। एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो एक रूम का इंटीरियर डेकोरेट कर रहा है, उससे पहले वो एक प्लान बनाता है, एक लेआउट बनाता है, क्या कलर स्कीम्स होगी, क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डिज़ाइन। नाउ कोई भी जब हम डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी तरीके का, सो वी यूज़ फ्यू एलिमेंट्स इन दैट डिज़ाइन। उसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त, उसको बनाते वक्त हम कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ मसालों का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जी पकाते हो आप, उसमें मसाले डलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप जब कोई अच्छा डिज़ाइन बनाते हो, चाहे आप कोई अच्छी पेंटिंग बनाते हो, चाहे आप कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके का डिज़ाइन, ओके। पेंटिंग ऑल्सो कम्स अंडर, एक्चुअली उसका भी एक इनर हिडन डिज़ाइन होता है, ओके। चाहे वो वैल्यू बेस्ड हो, चाहे वो शेप बेस्ड हो, चाहे वो पैटर्न बेस्ड हो, ठीक है। तो जब कोई आर्टिस्ट कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, उससे पहले वो उसका एक हिडन डिज़ाइन देखता है। इसीलिए लोग वैल्यू स्टडीज़ करते हैं, लोग नोट एंड ड्राइंग्स करते हैं, ब्लैक एंड वाइट, है ना, कि अगर पेड़ है उसके पीछे डार्क बैकग्राउंड में ऐड कर दूंगा तो मेरा पेड़ अगर लाइट है तो वो लिफ्ट हो जाएगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट है उसको लिफ्ट करने के लिए हम पीछे डार्क्स ऐड कर देते हैं तो वो लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस इज़ ऑल्सो, इट कम्स अंडर दी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, क्या मसाले यूज़ होते हैं डिज़ाइन को बनाने में, ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, और हम उन मसालों को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज़ लाइन। अब लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लाइन कैसे भी आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ करते हो उसके लिए आप लाइंस को यूज़ करते हो। अब हर लाइन का अपना एक नेचर है, राइट। आप देखोगे कि एक लैंडस्केप जो यूजुअली एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे बेस्ड होता है, हमेशा आपको बहुत काम लगता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? शांत है, काम है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? जैसे हम हैं, ह्यूमंस कैसे परसीव करते हैं अब किसी भी चीज़ को, जैसा वो खुद है, ठीक है। तो आप कोई भी कॉम्पोजिशन बनाते हो जिसमें आप बहुत सारी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पीस फील होगा। मतलब आपके बादल जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन में हैं, उसके नीचे आपके पहाड़ हैं, वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसके नीचे आपका पानी है। तो ऐसी पेंटिंग को देख के आपको शांत महसूस होता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड करने के लिए ऐसी पेंटिंग में हम पीछे एक बोर्ड डाल देते हैं, उसमें एक वर्टिकल झंडा है, ठीक है। तो वो जो वर्टिकल लाइन ऐड हो गई, उसने क्या किया? उसने इंटरेस्ट ऐड कर दिया आपकी कॉम्पोजिशन में। अभी तक आपकी कॉम्पोजिशन क्या थी? वो एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोजिशन चल रही थी। अब आपने एक वर्टिकल ऐड कर दी, उसमें आपने क्या किया? उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? दे आर एक्टिव। वर्टिकली इंसान क्या है? खड़ा हुआ है, एक्टिव है। सो ऑटोमेटिकली वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल बिल्डिंग्स, ठीक है। हम ऐसी कभी भी कोई कॉम्पोजिशन देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? एवरीथिंग इज़ मूविंग, सब कुछ है ना, बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे लंबे लंबे लोग चल रहे हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली, एक ह्यूमन माइंड उसको परसीव कैसे करता है? क्योंकि जो ड्रॉ कर रहा है उसको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला उसको ले कैसे रहा है। आप जो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं उसका इम्पैक्ट क्या है, राइट। तो आप कहीं पे भी देखेंगे कि अगर एक शांत कॉम्पोजिशन है
तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। बहुत ही मूविंग कॉम्पोजिशन है। डायनेमिक बनाने के लिए हम डायगनल्स ऐड करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स ऐड करते हैं। जब हम एक डायगनल, एक नॉर्मल, मैं कुछ भी एक फ्लोरल कॉम्पोजिशन भी आप बना रहे हो, आप एक सीधा एक लेटा हुआ फूल बनाओगे, वो आपको थोड़ा शांत लगेगा, ठीक है। आप कुछ स्ट्रेट, आप कुछ एक्टिव बंच बनाओगे, वो आपको एक्टिव लगेगा। आप डायगनल्स ऐड कर दोगे तो वो रिदमिक हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, उसमें एक अलग डायनेमिज्म आएगा। समझ आया? सो हम अपनी पेंटिंग को, जब हम किसी भी चीज़ को, पेंटिंग हो, डिज़ाइन हो, आप कंपोज कर रहे हो, सो यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो, मतलब आप कंपोज करते हो, अब एक ह्यूमन है, वो ऐसे खड़ा है, ठीक है, सामने वाला ह्यूमन अगर उसकी तरफ फेस नहीं कर रहा, ठीक है, तो अब मेरी ह्यूमन, आपने एक फिगर बनाई, उसका आई कहाँ देख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ हिडन लाइन, ठीक है। ऑटोमेटिकली यू विल फॉलो दैट लाइन, और आप देखोगे नीचे एक बच्चा खड़ा है, मदर इज स्टैंडिंग, मदर की आंखें वहाँ हैं। आप भी कॉम्पोजिशन के अंदर देखोगे माँ खड़ी है, बच्चे को देख रही है, फिर आप बच्चे को देखते हो, ठीक है। सो यू फॉलो अ पाथ। व्हेन हम एक कॉम्पोजिशन लेते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपनी कॉम्पोजिशन में एक ओपन स्पेस छोड़ें, एक खुली हवा छोड़ें। हमारी कॉम्पोजिशन में आने का भी, पेंटिंग के अंदर घुसने का भी एक रास्ता होना चाहिए, ठीक है, पर निकलने का रास्ता नहीं होना चाहिए, हमेशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप डिज़ाइन करते हो अपनी कॉम्पोजिशन को आप जैसा चाहते हो लोगों को, ठीक है। लोग Z में अपनी कॉम्पोजिशंस डिज़ाइन करते हैं, S में डिज़ाइन करते हैं, C कर्व्स में डिज़ाइन करते हैं। उसका एक पर्पस है कि आप क्यों, आप Z में या S में, मतलब आप एक घर की कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, तो रादर देन आप एक फ्लैट घर सामने दिखाओ, उससे अच्छा है आप उस घर को थोड़ा सा दूर प्लेस करो, आप एक रास्ता दिखाओ जो उस घर की तरफ जा रहा है। दैट पेंटिंग विल बी मच मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। उसका एक फोरग्राउंड है, उसका एक मिडिल ग्राउंड है, उसका एक बैकग्राउंड है, और एक पाथ दे दिया आपने एक कर्व दे दिया जिसको लोग फॉलो करते हुए, वो जो टेढ़ी मेढ़ी सी कर्वी सी लाइन है आपकी, जिसको फॉलो करते हुए लोग उस जगह तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं, आप अपने एलिमेंट्स को एक्चुअली कैसे प्लेस कर रहे हो, उसका आँखों पर एक अलग इम्पैक्ट होता है। समझ आ गया? पहला एलिमेंट इज लाइन। सो वी हैव vertical lines, we have horizontal lines, we have curved lines, we have dotted lines, we have broken lines, we have thin lines, thick lines, सबका अलग इम्पैक्ट होगा। कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में हमेशा चलता है, मतलब मैंने एक छोटी लाइन ड्रॉ करी, मैंने एक बड़ी लाइन ड्रॉ करी, मुझे पता है ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, और ह्यूमन उसको वैसे ही परसीव करेगा, ठीक है। आप एक बड़ा फ्लावर बनाते हो, आप एक छोटा फ्लावर बनाते हो, बड़ा इज़ बड़ा, छोटा इज़ छोटा, क्योंकि जब हमने सबसे पहले ह्यूमन माइंड ने जब फेस रिकॉग्नाइज किया, जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसने क्या सीखते हो आप, ग्रेटर देन, लेस देन। आपको नंबर्स के बाद नंबर्स पढ़ाए जाते हैं, वो पहली चीज़ उसमें क्या पढ़ाई जाती है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो हम बहुत पहले से एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, बड़ा छोटा, स्मॉल, बिग, ओके, और हम हर चीज़ को हम वैसे ही परसीव करते हैं, ठीक है। सो आवर फर्स्ट एलिमेंट विच वी विल बी यूजिंग इज लाइन। दूसरा एलिमेंट होता है आपका शेप। हर शेप का भी अपना एक इम्पैक्ट है, ठीक है। सर्कुलर चीज़ें आपको, होलसम फूड, हम जब बोलते हैं होलसम फूड, ठीक है, मैं एक ऐड बना रही हूँ, एक एडवर्टीजमेंट दी जाती है मुझे एक होलसम फूड के ऊपर, ठीक है, या चक्रा ऑफ लाइफ, व्हील, ठीक है। सर्कल हैज़ लॉट ऑफ डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑन आवर माइंड। हम एक सर्कुलर कॉम्पोजिशन बनाते हैं या हम चीज़ों को प्लेस ऐसे करते हैं अपनी पेंटिंग के अंदर, सो इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड, ठीक है। तो आप कभी भी कॉन्सेप्चुलाइज करते हो चीज़ों को, प्लेस करते हो चीज़ों को, तो आपको वो सोच समझ के प्लेस करना है कि वो सामने वाले के दिमाग पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है।
ट्राइंगल हमारी बॉडी की तरह है। जब हम समाधि लेते हैं, जब हमारा एक नॉर्मल पॉस्चर एक ट्राइंगल का है, हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हम आसमान की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी का पॉस्चर ऐसा है। तो जब आप उस पॉस्चर को यूज़ करते हो, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डायनेमिक फीलिंग इन द कॉम्पोजिशन। जहाँ पे भी ट्राइंगल्स आते हैं, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल्स, आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो ऑन ओल्ड मास्टर्स की पेंटिंग्स, कि वहाँ पे डायनेमिक लाइंस को कैसे यूज़ किया गया है, ट्राइंगल्स को कैसे यूज़ किया गया है। ओके, आप देखते हो कि आपने देखा द लास्ट सपर, वो जो प्लेसमेंट है उस रूम का, ओके, हाँ, वो जो ऐसे सी कर्व में या राउंड में उनको बिठाया गया है, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट है आपके माइंड के ऊपर। यू नो, you move from this direction to this direction. हम हमेशा, ह्यूमन माइंड हमेशा रीड करना स्टार्ट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप अपनी किताब का पहला पन्ना खोलते हो, सबसे पहले कहाँ देखते हो? लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हो। आपकी कॉम्पोजिशन भी वैसे ही चलती है। साइड में कोई चीज़ बनाओगे, उसको पहले देखा जाएगा। अगर चाहते हो कि पहले किसी और चीज़ को देखा जाए, तो फिर दूसरी चीज़ का फोकल पॉइंट उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कलर चेंज करना पड़ेगा, साइड वाली चीज़ को डिफ्यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर वो इक्वल इम्पैक्ट में है, मतलब इक्वल वैल्यू पे चल रही है, तो आप सबसे पहले लेफ़्ट से स्टार्ट करोगे देखना, क्योंकि हम ऐसे ही देखते हैं, राइट। बट हमें जब क्रिएट करना होता है कि इंसान किसी और तरीके से घुसे मेरी पेंटिंग में, तो आप दूसरी जगह ओपन एयर छोड़ते हो, आप वाइट लाइट छोड़ते हो, आप लाइट छोड़ते हो, ठीक है। वर्मियर की कॉम्पोजिशंस देखते हैं हम, विंडोज़ हैं, सामने से लाइट आ रही है, लाइट एंटर कर रही है, फिर आप पूरा कमरा देखते हो, आप मूव करते हो उस कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। तो एलिमेंट्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी शेप्स को कैसे प्लेस कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग शेप्स इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, दूर दूर रखी हुई शेप्स, ठीक है। 2 सर्कल, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है, दोनों के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है। जब दोनों सर्कल्स को क्लोजली रखा जाएगा तो क्या हो गया? इंटरैक्शन हो गया, बात हो गई। अगर मैं दिखाती हूँ कि जैसे मैंने अपनी टॉय सीरीज़ बनाई थी कॉन्वर्सेशन, तो खिलौनों को कैसा होना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन के लिए? आसपास ही तो होंगे। दूर दूर रखूँगी तो क्या होगा? अगर आप एक ऑब्जेक्ट्स, आप कॉम्पोजिशन को बिखरी हुई नहीं बनाओगे, ठीक है। आपकी कॉम्पोजिशन ऑलवेज विल बी इन अ सर्टन पैटर्न, इन अ सर्टन स्पेस। आप एल शेप कॉम्पोजिशन डिज़ाइन कर रहे हो, आप वी शेप कॉम्पोजिशन डिज़ाइन कर रहे हो, आप एस शेप कॉम्पोजिशन डिज़ाइन कर रहे हो। हम इन शेप्स को क्योंकि हम इन शेप्स को रिकग्नाइज करते हैं। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एस चलता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली सी चलता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको देखते चले आ रहे हैं। ए शेप को हम रिकग्नाइज करते हैं, ऐसे करके ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे देखते हैं। वी को रिकग्नाइज करते हैं हम, राइट। बिखरी हुई चीज़, मतलब आप कॉम्पोजिशन बना रहे हो, एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक 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 बोट यहाँ है, एक बोट यहाँ है, एक बोट यहाँ है, नहीं। सो यू हैव टू कंपोज इट, यू हैव टू डिज़ाइन इट। सो व्हाट इज़ दैट डिज़ाइन एंड हाउ इट विल लुक नाइस? सो आप सोचते हो कि अगर आप एक स्टिल लाइफ भी, एक बेसिक स्टिल लाइफ भी अरेंज कर रहे हो, एक हाईलाइटेड एक मेन एलिमेंट है, पॉट, जग, कटोरी, कुछ भी मेन एलिमेंट, बोल, ब्यूटीफुल बोल, बहुत ही सिरेमिक का, बहुत खूबसूरत सा, ठीक है। फिर उसको, उसके आसपास के एलिमेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो दूर दूर नहीं, अगर वो दूर दूर रखें, एक बोल है, एक सेब है, एक ये है, कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा, तो मज़ा नहीं आएगा। ओवरलैप करने से और क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस क्रिएट होता है। सामने है, दूर है, उससे भी दूर है, पर्सपेक्टिव आता है, ठीक है। और इंटरेस्ट क्रिएट होता है।
एक फ्लैट कॉम्पोजिशन, सिर्फ ऐसे ही चीज़ें रख नहीं देनी होती हैं आपको अपनी आर्ट वर्क के अंदर, आपको उनको एक प्लेसमेंट देनी है, आपको मज़ा क्रिएट करना है, आपको डिज़ाइन बनाना है. सो यू विल ओवरलैप योर थिंग्स. वाइट के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर वाइट, नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, इम्पैक्ट क्रिएट करता है. ठीक है, गुलाब का फूल दिख रहा है क्योंकि पीछे का जो एरिया है वो लाइट ब्लू है, इट स्टैंड्स आउट. ठीक है, अगर वो पीछे भी पूरा लाल ही लाल है तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा. सिमिलरली इससे ऑपोजिट भी होता है. एक डार्क स्पेस है, उसके अंदर एक डार्क नाइट है, स्काई है, उसके अंदर वाइट कलर का चांद बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है. ठीक है, तो हमें जब कंपोज करना है, हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है. कहाँ पे डार्क शेप के ऊपर लाइट ओवरलैप कर रहा है, कहाँ लाइट के ऊपर डार्क ओवरलैप कर रहा है, मुझे प्लेसमेंट्स कैसे करनी है अपनी कॉम्पोजिशन की, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो रहा है. हर कोई बना रहा है, एवरीबडी इज़ ड्राइंग, एवरीबडी इज़ पेंटिंग, बट बहुत अच्छा कैसे होगा जब चीज़ें सही प्रिंसिपल्स के साथ यूज़ होंगी. बट अभी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट वाज लाइन, सेकेंड एलिमेंट इज़ शेप. आप कौन सी शेप यूज़ कर रहे हो. ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ऑर्गेनिक शेप्स हैं. ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया. सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल. स्क्वायर क्या है, एनक्लोज्ड शेप है, एक डिब्बे की तरह. रेक्टेंगल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर. ठीक है, बट स्क्वायर ज़्यादा स्टेबल है ना. हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा स्टेबल है, वर्टिकल ज़्यादा एक्टिव है. तो जब लोगो बना रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो क्या यूज़ करना है, कैसा फॉन्ट रखना है. हमेशा एलिमेंट्स को ही सोचना है, हमेशा एलिमेंट्स को ही यूज़ करना है. कौन सी शेप, अंडरलाइन कब करते हैं किसी चीज़ को, जब एम्फेसिस देना होता है. इम्पोर्टेंट, स्टेबिलिटी. ठीक है, हाईलाइट करते हो आप उस चीज़ को. ओके, वो. और दूसरी चीज़ की जब आप अंडरलाइन करते हो, आप एक स्टेबल वो दिखाते हो. आप कंपनी का लोगो बना रहे हो, बहुत साल पुरानी कंपनी है, तो कैसे फॉन्ट्स यूज़ होंगे. ठीक है, हैवी इम्पैक्ट है, लाइट इम्पैक्ट है. ठीक है, कोई ब्रांड का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो पतला फॉन्ट रखना है, थिन है लाइन, थिक है लाइन. MRF टायर मोटा, पॉन्ड्स डेलिकेट. ठीक है, स्पोर्ट्स का ब्रांड एडिडास पावरफुल. राइट, so everything is a design, whatever your visual eye comes across, everything. रूम में आते हो, कमरे में एंटर करते हो, चेयर्स बिखरी पड़ी है, शेप्स कैसी हैं, डिस्टॉर्टेड, बकवास. ऑर्गेनाइज्ड, नाइस. पेंटिंग, हर चीज़ बिखरी हुई, बेकार. ऑर्गेनाइज्ड, नाइस. समझ आ रहा है. बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि मुझे पहली चीज़ कि मैं हमेशा याद रखूँ कि यार मेरे एलिमेंट्स क्या हैं, क्या हैं मेरे एलिमेंट्स. ठीक है, और मैं किस चीज़ को अपने इस और प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हुए मैं यूज़ कर सकती हूँ. क्या लाइंस यूज़ करूँ ज़्यादा, मैं शेप्स यूज़ करूँ, लाइंस और शेप्स को कैसे बैलेंस करूँ. ठीक है, दूसरी चीज़ है, तीसरा जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ वैल्यू, दैट इज़ लाइट एंड डार्क, जो मैंने तुम्हें बताया. ठीक है, डार्क के ऊपर लाइट, लाइट के ऊपर डार्क. अगर ऐसा नहीं है, डार्क के ऊपर डार्क नहीं दिखेगा, लाइट के ऊपर लाइट नहीं दिखेगा. फॉन्ट भी यूज़ कर रहे हैं, मैगज़ीन ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं. पेंटिंग में तो है ही, पर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो तो वो नहीं दिखेगा. ठीक है, आपका सोफ़ा ग्रीन कलर का है, अभी हमने कलर व्हील रीड किया था, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो मेरे को किधर जाना है. ठीक है, अगर एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट नहीं देना, हार्मनी क्रिएट करनी है, रिदम क्रिएट करनी है. ठीक है, क्योंकि हर जगह कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रास्ट कहाँ है, शादी में ही कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है, नॉर्मल लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज़ होता.
आप झिनटैक कपड़े नहीं पहनते, वहाँ पे फोटोग्राफर कैमरा लेकर नहीं खड़ा, ठीक है। लाल हरे कपड़े शादी में ही पहन सकते हो, अदरवाइज आप सब ने कैसे कपड़े पहने हैं? यू वेयर सटल क्लोथ्स। वैल्यू ऑफ द कलर, वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ पे हार्मोनाइज करना है? बैकग्राउंड में सॉफ्ट वैल्यूज, ठीक है। फोकल पॉइंट है हार्ड वैल्यू, कॉन्ट्रास्टिंग वैल्यू। फोकल पॉइंट के आसपास कॉन्ट्रास्टिंग वैल्यू, लाइट के ऊपर डार्क, दूर सिमिलर वैल्यूज। समझ आ रहा है? मूड पे भी डिपेंड करता है कि वैल्यूज में कितना कॉन्ट्रास्ट आएगा, राइट। सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे को अपने एलिमेंट्स को समझना। अगर इस क्लास को कोई भी मिस कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्लास, एवरीबडी कैन सी दिस क्लास, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और तुम इसे बार बार देखोगे बिकॉज तुम भूल जाओगे, तो तुम बार बार देखो, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगी इसको, और तुम इसको बार बार देखना। और जब भी, और हम एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं क्लास में, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन और कलर व्हील, ठीक है। हम देखेंगे, अगर मैं एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब भी मैं निकाल के, हम प्रिंट आउट्स निकाल के क्लास में एक सेक्शन में वो लगा ही रहना चाहिए। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, एंड इनफैक्ट आप अपने डेस्क पे लगा सकते हो सामने, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, मुझे कैसे यूज़ करना है अपने एलिमेंट्स को, क्या मैं कौन सी चीज़ मिस आउट कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू, टेक्सचर, टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हैचिंग करते हैं, हम ड्राइंग करते हैं। मैं तुम्हें बेसिक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट लेसन, भाई आप शीशा कैसे ड्रॉ करते हो, स्टील का क्या है? टेक्सचर है। टेक्सचर कैसे क्रिएट होता है? जब करेक्ट वैल्यू यूज़ होती है। ड्राइंग में हम कैसे टेक्सचर क्रिएट करते हैं? जब हम वैल्यूज़ का करेक्ट यूज़ करते हैं। स्टील क्या करता है? लाइट एकदम से डार्क, एकदम से लाइट, ठीक है। शीशा कैसा होता है? एक तरीके का, ठीक है। रबर, प्लास्टिक बिल्कुल फ्लैट, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं फील हो रही है आपको प्लास्टिक में, ठीक है, लेकिन स्टील में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस फील होती हैं। आप कुछ भी चीज़, जब हम टेक्सचर्स हम ब्रश स्ट्रोक्स के थ्रू भी क्रिएट करते हैं, है ना। हम एजी चीज़ों को बना रहे हैं, बहुत हार्ड बना रहे हैं, बहुत कोनिकल बना रहे हैं। हम अपने ब्रश स्ट्रोक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं? सॉफ्ट चला रहे हैं ब्रश को, हार्ड चला रहे हैं ब्रश को, डार्क मतलब सैचुरेटेड कलर लेकर चला रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ से टेक्सचर क्रिएट होता है। थिक पेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑयल डाल के पूरा ट्रांसपेरेंट पेंट यूज़ कर रहे हैं, टेक्सचर क्रिएट होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं। फेदर का टेक्सचर, तो तुम जो चीज़ पेंट कर रहे हो उसको दिमाग में रख के अगर पेंट करोगे फीलिंग के साथ, तो टेक्सचर्स क्रिएट कर पाओगे, ओके। और बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। स्पैचुला से कैसे अलग अलग टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो, ब्रशेस को कैसे यूज़ कर सकते हो, हॉग हेयर ब्रशेस से कितने सारे टेक्सचर्स क्रिएट हो सकते हैं। आपका फ़ैन ब्रश होता है, फ़ैन ब्रश को कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। ग्रास का टेक्सचर, बहुत सारे और टेक्सचर्स हैं, ठीक है। तो टेक्सचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेस अगेन बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। दो चीज़ों के बीच का स्पेस। अब मैं लेग स्पेस दिखाती हूँ। मैं कोई स्पोर्ट्स ब्रांड बना रही हूँ, सपोज एडिडास। मैं दो लेग्स को यूज़ करती हूँ, शूज़ दिखाती हूँ, और ये एक ए का फॉन्ट बना देती हूँ, आगे लिख देती हूँ एडिडास। मैंने क्या यूज़ किया? नेगेटिव स्पेस। हर बार बना ही नहीं रहे होते, कभी कभी बीच की चीज़ों को देख रहे होते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव एड्स हैं, बहुत सारे क्रिएटिव ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि आप देखते हो, आपने देखा है इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। दो फेसेस के बीच का शेप, बीच का स्पेस भी कुछ बना रहा है। बहुत बार ऐसी पेंटिंग्स देखोगे आप कि जब
आर्टिस्ट ने इनसाइड स्पेस को, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के स्पेस को कुछ कन्वे करने के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो जो स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आप कुछ भी ड्रॉ करते हो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, हम ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, आउटर स्पेस को लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ मैं आउटर स्पेस को बनाऊँ यहाँ से तो मैं ऑटोमेटिकली करेक्ट ड्राइंग करूँगी। नेगेटिव स्पेस भी इक्वली मैटर करता है। जैसे सपोज कि पीछे एक लाल पेंट है, ठीक है, और ये मुझे स्क्रैच करके निकालना है। ऑयल पेस्टल्स में करते थे ना, पूरा वो कर दिया एक ही कलर का, उसके बाद स्क्रैच करके उसको निकाला। तो आप क्या कर रहे होते हो? आप बेसिकली आप नेगेटिव एरिया को देख रहे होते हो। आप या तो आप पॉजिटिव एरिया को बनाते हैं या आप नेगेटिव स्पेस को देखते हो। कई बार हमने पॉजिटिव एरिया बनाया, हमें उतना क्लियरली नहीं दिख रहा, बट जब हम नेगेटिव स्पेस को देखते हैं, बाहर की स्पेस की शेप को, हमें बहुत क्लियरली दिख रहा होता है। तो उसको तुम्हें यूज़ करना है। समझ आ गया? ठीक है, लोगो बनाते वक्त भी लेटर्स के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, कितना दूर रखना है, कितना क्लोज रखना है, कहाँ कांटेक्ट में रखना है, कहाँ कांटेक्ट में नहीं रखना। ठीक है, और अगर हम स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हुए हम बीच का स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और ओवरलैप भी नहीं करते, तो क्या क्रिएट होता है? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपको देखने नहीं देती, आपको उसमें पता नहीं लगता कि सामने वाली चीज़ में से कौन सी चीज़ आगे है और कौन सी पीछे है। तो कभी भी हम ऐसे चीज़ों को प्लेस नहीं करेंगे। ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट रखा, उसके साथ बिल्कुल चिपका के दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया। उसमें क्या है, पता ही नहीं है कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। वो जब करेंगे तो उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है, तो बीच का स्पेस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। समझ आया? ओके, सो हमारे एलिमेंट्स क्या है? कोई रिपीट करने वाला है? कौन रिपीट कर रहा है? हाँ अमन बता। थर्ड हमारा वैल्यू है ना, फोर्थ हमारा टेक्सचर है, और थर्ड फोर्थ की बात नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि मुझे लाइंस को कैसे यूज़ करना है, मुझे शेप्स को कैसे यूज़ करना है, मुझे वैल्यू को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि सबसे पहले आप ड्रॉ करते हो, तो ड्राइंग के टाइम पे लाइन आती है, शेप्स आती है, फिर वैल्यू आती है, लाइट एंड डार्क, ठीक है, फिर आप उसका टेक्सचर कंसिडर करते हो, और फिर आप बीच का स्पेस देखते हो। कुछ गलत तो नहीं हो गया? सो आप हमेशा एक्चुअली अपने माइंड में किसी भी चीज़ को ऐसे ही देखते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? हर एक चीज़ को डिज़ाइन करते वक्त आप एक पैटर्न फॉलो करते हो। ठीक है, आप कोशिश करते हो कि आप एक पैटर्न क्रिएट कर सको, जिसकी वजह से इट कैन बी अ वैल्यू पैटर्न, इट कैन बी थ्रू लाइंस, बट आप एक पैटर्न क्रिएट करते हो। तो पैटर्न क्या करता है बेसिकली, और प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे रेपिटेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ को एक पैटर्न में देखते हैं तो वो हमें रिदम में हेल्प करता है ना, हमें मज़ा आता है सेम चीज़ को देख के। पत्तों का एक पैटर्न है, ठीक है, ब्रश स्ट्रोक्स का एक पैटर्न है, ठीक है, तो रेगुलर अरेंजमेंट एक चीज़ का, ठीक है, सो ऑफ रिपीटेड एलिमेंट्स इज़ योर पैटर्न। मतलब रिपीटेड एलिमेंट्स मतलब रिपीटेड ब्रश स्ट्रोक्स, रिपीटेड पत्ते, रिपीटेशन ऑफ द सेम कलर, ओके, ये सब एक पैटर्न क्रिएट करता है, और जिसको देख के आप रिकग्नाइज करते हो किसी भी काम को। ठीक है, कॉम्पोजिशंस में भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को देख पाते हैं। वेव्स में एक पैटर्न है,
बहुत सारे हमारे नेचर के अंदर ऑलरेडी एक पैटर्न है, ठीक है। क्लाउड्स में एक पैटर्न है, हर चीज़ में एक पैटर्न है, ठीक है। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है पैटर्न। दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है? सेम चीज़, डार्क के ऊपर लाइट, लाइट के ऊपर डार्क। कोई भी चीज़ दिखती तब है जब उसमें थोड़ा सा भी कॉन्ट्रास्ट है। कहाँ कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, कहाँ कॉन्ट्रास्ट को कम रखना है, कहाँ बहुत कम कर देना है, वो हम क्या कन्वे करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एम्फेसिस, एम्फेसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। एम्फेसिस क्या होता है? फोकल पॉइंट। हर एक एलिमेंट के अंदर, हर एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर, हर एक ड्राइंग के अंदर एक एरिया में आपका एम्फेसिस होता है और बाकी मतलब कहानी किसके बारे में है। ओके, आप दिखा रहे हो कि एक शॉप या एक रेस्टोरेंट सीन, ठीक है, एंड देयर इज़ अ बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स पीछे बिल्डिंग्स हैं, बादल हैं, सब कुछ है, बट वो जो कहानी है वो उस वेटर के बारे में है। एक वेटर ग्लास के साथ खड़ा है, एक दो लोग बैठे हैं, ठीक है। तो जो स्टोरी है वो उस वेटर के बारे में है। सो एम्फेसिस उस जगह पर सबसे ज़्यादा होगा। एम्फेसिस क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। वैल्यूज़ के थ्रू कर सकते हो, कलर्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइंस के थ्रू कर सकते हो, वो भी एक्चुअली लाइट एंड डार्क वैल्यू ही है। तो बहुत सारे तरीके से हम एम्फेसिस डाल सकते हैं कि ये एरिया, अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो लेटर को बड़ा करके साइज़ एम्फेसिस डालता है, बाकी सब चीज़ों का साइज़ छोटा है, एक चीज़ का साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली एम्फेसिस उस पर चला जाएगा, ठीक है। ह्यूमन फिगर्स एम्फेसिस क्रिएट करती हैं, जिन चीज़ों से हम रिलेट करते हैं, ह्यूमन फिगर, एनिमल फिगर, एम्फेसिस क्रिएट करती है। एक सटल पूरा का पूरा सीन है, ठीक है, और जहाँ पे आप एक ह्यूमन फिगर ऐड कर देंगे, इंसान सबसे पहले वहाँ देखता है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको आपको देखना है कि भाई जो हेल्प करते हैं आपको एम्फेसिस करने में, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ। बैलेंस, बैलेंस एक बड़ा ही अजीबोगरीब हाँ हाँ पेंटिंग में बैलेंस करना, डिज़ाइन में बैलेंस करना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बोलूँगी इज़ लाइक अ सीसॉ। झूला देखते हो तुम सीसॉ का, ठीक है। अब 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 4 लोग यहाँ बैठे हैं, सो 4 = 4 इज़ ऑल्सो बैलेंस। 4 = 3 + 1 is also balance. 4 = 2 + 2 is also balance. 4 = 1 + 1 + 1 + 1 is also balance. ठीक है। एक साइड पे आप पेंटिंग की जब एक हैवी चीज़ डालते हैं तो या तो आप दूसरी साइड पे एग्जैक्टली हैवी चीज़ डाल के उसको बैलेंस कर सकते हो, या पतली पतली छोटी छोटी 4 चीज़ें डाल के उसको बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो हम सिमेट्रिकल बैलेंस बहुत कम क्रिएट करते हैं, ज़्यादातर हम इंटरेस्ट ऐड करने के लिए एसिमेट्रिकल बैलेंस, मतलब सिमेट्री नहीं होती, एक बड़ा आदमी यहाँ है, एक बड़ा आदमी यहाँ है, ऐसा हम नहीं करते, हम चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं। तो वो बैलेंस यही होता है, एक साइड पे बहुत डार्क वैल्यू है तो दूसरे को पूरा खाली नहीं छोड़ेंगे, वहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल देंगे थोड़े ज़्यादा हैं क्वांटिटी में, लेकिन उनका मे बी कलर कॉन्ट्रास्ट उतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा, पर आपने उसको बैलेंस आउट कर दिया। समझ आ रहा है? तो बैलेंस करने के बहुत वेरियस तरीके हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस कैसे करोगे। बेसिकली एक साइड को इतना हैवी नहीं कर देना कि दूसरी साइड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाए। हम एडवर्टाइजमेंट्स भी बनाते हैं, फॉन्ट्स रखते हैं,
टाइपोस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे बीच में आपका मेन टाइपो आ गया, दूसरी चीज़ आपने दूसरी साइड पे रख दी, ठीक है। सो यू आर ऑलवेज बैलेंसिंग थिंग्स। कभी आप सेंटर अलाइन भी कर रहे हो चीज़ों को, तो सेंटर अलाइन में भी आपने सेंटर में एक हैवी चीज़ रखी, उसके नीचे साइड में 2 छोटी चीज़ें रख दी। आपने सेंटर में एक बड़ी चीज़ रखी, यहाँ पे नीचे 2 छोटी चीज़ रख दी। वो उस बड़ी चीज़ को, यहाँ वाली छोटी चीज़ और यहाँ वाली छोटी चीज़, उसको बैलेंस कर लेगी ऑटोमेटिकली उस स्पेस को, ठीक है। सो क्या पढ़ा हमने? पहला एलिमेंट, पहला प्रिंसिपल क्या था? पैटर्न, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, बैलेंस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्केल या साइज़ के ऊपर। स्केल मतलब साइज़ किसी चीज़ का स्केल आप बड़ा कर सकते हो, किसी चीज़ का आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्केल को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। सेम तरीके से जैसे मैंने बोला, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए हम स्केल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम सिमिलर दिखाने के लिए स्केल को यूज़ कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इक्वल हैं, राइट। तो बहुत सारे तरीके से आप साइज़ और प्रोपोर्शन और स्केल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लेकर मैं सबसे अच्छा मुझे लगता है कि मैं बता सकती हूँ। हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक न्यूज़पेपर में क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स, उसका नाम, तो वो सबसे बड़ा होगा। स्केल, राइट। फिर आपकी हेडलाइंस, फिर आपकी सब हेडलाइंस, फिर आपकी टेक्स्ट, रिमेनिंग टेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ आपकी किसी भी और उसमें चलती है। मैगज़ीन ऐड बना रहे हो, न्यूज़पेपर ऐड बना रहे हो, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, स्केल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कौन सी चीज़? दूसरी चीज़, आप बुक कवर डिज़ाइन कर रहे हो, बुक कहाँ पे रखी जानी है? शेल्फ़ के अंदर, शेल्फ़ के अंदर बुक रखी जानी है। मेन पर्पस क्या है बुक कवर डिज़ाइन करने का? कि वो शेल्फ़ में रखी जाए। स्पाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ बुक कवर। स्पाइन कितनी मोटी है, कितनी पतली है, स्पाइन के ऊपर फॉन्ट कैसा लिखा जाए कि वो दूर से रीड हो जाए। आपने घर में बुक्स रखी हुई हैं और आप एक बुक ढूंढने लगते हैं, ठीक है, और आपको स्पाइन के ऊपर का फॉन्ट ही नहीं रीड हो रहा, इट्स अ बैड बुक कवर। एक अच्छे डिज़ाइनर के अकॉर्डिंगली बकवास है, ठीक है। बुक, आप कुछ भी चीज़ जो जिस पर्पस के लिए डिज़ाइन हुई है, पोस्टर है, पोस्टर पे इवेंट की इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही छोटे फॉन्ट में लिखी है, पोस्टर रीडेबल ही नहीं है, उसको बनाने का क्या फ़ायदा? बुक जो मैं हाथ में पढ़ रही हूँ, मैगज़ीन मुझे कहाँ से, कितनी दूर से आप मैगज़ीन रीड करते हो? मैगज़ीन आप अपने हाथ में रख के रीड करते हो, हाथ में रख के रीड करते हैं, ठीक है। आप अपने हाथ में रख के मैगज़ीन रीड करो। फॉन्ट साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए? 6 to 10। 6 इज़ द मोस्ट, जो हम सबसे छोटा रीडेबल फॉन्ट। तो अगर मैगज़ीन का फॉन्ट 15 हो गया, जो रिटन टेक्स्ट है, कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा? आप मन ही नहीं करेगा। बुक के ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा है, व्हाट डू यू डू? दूर कर दोगे आप उसको, ठीक है। तो स्केल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं? साइनेजेस हैं, मॉल में आपको एक स्पेस दी जाती है, यहाँ पे ये चीज़ है। वॉशरूम में साइनेज कितना बड़ा होगा, आइकन बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। पास में आके बंदा टॉयलेट के देखता है ना, कौन सी लेडीज साइड है, कौन सी जेंट्स साइड है, इतनी दूर से थोड़ी देख रहा है, साइनेज कितना छोटा होगा। सो एवरीथिंग, बट वही चीज़ अगर एक्सेलरेटर के ऊपर है, बिल्डिंग के बाहर का साइनेज है, बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूर से आते ही दिख जाए कि ये अपार्टमेंट राइट हैंड साइड को है। रोड साइनेजेस बड़े बड़े होंगे। सो स्केल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ अ डिज़ाइन। समझ आ गया? हार्मनी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस करी थी, कलर हार्मनी।
कि आप कैसे हार्मनी कलर्स की में क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप उनको सेम वैल्यूज़ का रखते हैं हम तो हार्मनी क्रिएट हो जाती है, एनालॉगस या एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट पे नहीं रखते तो हार्मनी क्रिएट हो जाती है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट में या कॉम्प्लीमेंट्री कलर ले रहे हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करके, मतलब जितना ब्राइट रेड है गुलाब का उतना ब्राइट उसका पत्ता नहीं होगा, उसका वैल्यू टोन डाउन करोगे आप, हार्मनी क्रिएट करोगे। उसमें थोड़ा सा रेड ऐड कर दोगे तो हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं हार्मनी क्रिएट करने के। इट्स लाइक एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट है ना, तो जो कहीं पे भी बैंग 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 ऐसा म्यूज़िक नहीं होता है ना, एक हार्मनी होती है किसी भी चीज़ के अंदर। वैसे ही जो हमारा अरेंजमेंट है, जो हमारा कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर भी एक हार्मनी की रिक्वायरमेंट होती है। आप कैसे स्ट्रोक्स चलाते हो, ठीक है, जो रेपिटेशन ऑफ योर स्ट्रोक्स है, रेपिटेशन ऑफ योर, एक ही एंगल में जब हम स्ट्रोक्स चलाते हैं, जब हम बोलते हैं यार ये बहुत अच्छी स्केचिंग लग रही है, बहुत अच्छी, वो जो हार्मनी ऑफ स्ट्रोक्स है, जो एक रिदम ऑफ स्ट्रोक्स है, ठीक है, दैट रिदम इज एक्चुअली एडिंग इंटरेस्ट टू दैट ड्राइंग। तो हर चीज़ में, ड्राइंग में हार्मनी है, लाइंस में हार्मनी है, कलर्स में हार्मनी है, शेप्स हार्मोनाइज्ड हो सकती हैं, ठीक है। आप हर चीज़ के थ्रू रिदम, हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा हमारा रिदम ही है विच इज़ एक्चुअली द मूवमेंट, या हमारी आँख की मूवमेंट। बेसिकली रिदम कुछ भी नहीं होती, हमारी आँख की मूवमेंट, हमारी आँख कैसे फ्लो करती है, पत्ता कैसे जाता है, पानी कैसे बहता है, ठीक है, सब में एक रिदम है। झरना बह रहा है, उसमें एक रिदम है, ऊपर से नीचे जाता है, लेफ़्ट टू राइट हमारी आँख मूव करती है, एवरीथिंग हैज़ अ रिदम। पेंटिंग में एक ऑब्जेक्ट आपने खड़ा किया, एक फिगर खड़ी करी, उसकी आई कहाँ मूव करती है, उसके बाद जो इंसान है, जो सेकंड पर्सन है, उसका कपड़ा कहाँ मूव करता है, और आप कैसे एक रिदम क्रिएट करते हो पूरी कॉम्पोजिशन के अंदर, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। ये चीज़ें हैं जो एक काम को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। सो पेंटर्स सभी पेंट कर सकते हैं, एवरीबडी जो कलर उठा सकता है वो पेंट कर सकता है, बट हर कोई जिसको ये सेंस नहीं है कि अपने एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, अपने एलिमेंट्स को प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको कैसे फॉलो करना है, वो एक अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। समझ आ गया? ठीक है। वैरायटी, ऑफ कोर्स जब हम यूनिटी, अच्छा पहले हम यूनिटी की बात करते हैं। पूरा का पूरा ऑन एंड होल आपकी एक इमेज, एक यूनाइटेड इमेज लगनी चाहिए। वो कलर हार्मनी के थ्रू होता है, वो रिदम के थ्रू होता है, उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। लाइंस ऐसी नहीं है कहीं पे भी ऐसे है चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, आप नहीं करते ऐसा। आप शुरू से एक यूनिटी फॉर्म करते हो, आप शुरू से एक रिदम बनाते हो। हैचिंग कर रहे हो तो हैचिंग कर रहे हो, क्रॉस हैचिंग कर रहे हो तो पूरे में क्रॉस हैचिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट में क्रॉस हैचिंग है, दूसरे में हैचिंग है, तीसरे में स्टिपलिंग यूज़ की हुई है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो आप हमेशा एक रिदम फॉलो करते हो, एक मूवमेंट फॉलो करते हो, एक सभी चीज़ें, इनफैक्ट जितने हमने एलिमेंट्स पढ़े वो सब ऑन द होल एक पिक्चर को यूनाइट करने चाहिए, यूनिटी फील होनी चाहिए, सब मिलकर एक पिक्चर बननी चाहिए जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें सब कुछ क्लियरली विजिबल है, कुछ भी धुंधला नहीं है, ठीक है। इंसान को पीस फील हो रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज़ यूनाइटेड। बट यूनिटी के साथ साथ वैरायटी भी होनी चाहिए, और वो वैरायटी आपका फोकल पॉइंट ऐड करता है, आपका एम्फोसिस ऐड करता है, आपका लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक पैलेट ले रहे हैं, हम कलर्स के थ्रू अगर हम
unity with variety I think is like one of the most important principles. नेथन फोक्स ने इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात करी हुई है अपने सेशंस के अंदर, जो मुझे बहुत ही करेक्ट लगता है, बिकॉज मुझे खुद लगता है कि आई थिंक दिस इज़ ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल्स. ठीक है, नेथन फोक्स एक आर्टिस्ट है, एक एनिमेटर है, एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट है, जिसने बहुत सारी फिल्म्स के लिए डिज़नी में मतलब प्रिंस ऑफ इजिप्ट के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स के लिए उसने काम किया है, बहुत सारे अच्छे एनवायरनमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, बहुत सारे अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करी हैं. तो यूनिटी विद वैरायटी इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज पेंटिंग यूनाइटेड होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें एक मसाला भी होना चाहिए, वैरायटी भी होनी चाहिए. और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप कुछ भी कोई भी गाना देखते हो आप, ठीक है, अगर हीरो ने रेड टी शर्ट पहनी है और पीछे जितने भी लोग हैं किसी ने ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, वाइट सब पहना दिया उसको, वो क्या है? मैस है. ठीक है, तो आप यूनिटी क्रिएट करते हो विद सेम कलर टी शर्ट्स, उसमें वैरायटी ऐड करते हो विद हीरो की टी शर्ट. सो इट्स द कॉम्पोजिशन. जब आप उसको देखते हो तो वो क्या लगता है? यूनिटी विद वैरायटी. और यही आपकी हर एक अच्छी पेंटिंग में होता है. एक सटल बैकग्राउंड, रिदमिक चीज़ें, लाइट ब्लू आपका मतलब स्काई, ग्रीन्स आपके थोड़े डिफ्यूज्ड, ओके, एक रिदम, एक यूनिटी पूरी कॉम्पोजिशन के अंदर. देन यू कम टू योर फोकल पॉइंट, आपकी एक अलग सी बोट जिस पे एक आदमी खड़ा है या समथिंग. सो द होल एनवायरनमेंट इज एक्चुअली यूनाइटेड. उसका एक मैसेज है, वो एक चीज़ कन्वे करना चाह रहा है. लाइट का कलर पूरी चीज़ को यूनाइट कर देता है. एक स्टिल लाइफ जिस पे एक येलो लाइट डाल दी, द होल थिंग इज यूनाइटेड. ठीक है, हर चीज़ में ऑटोमेटिकली एक येलो कलर ऐड हो गया. आपने कूल शैडोज ऐड कर दी, थोड़ी सी वैरायटी ऐड कर दी. पूरा एक वार्म एनवायरनमेंट के अंदर थोड़े से कूल्स ऐड कर देना इज़ ऑल्सो यूनिटी विद वैरायटी. सो देयर आर डिफरेंट वेज जिनके थ्रू आप इन प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो. जब भी मैं कुछ पेंट करूँगी या जो भी तुम मेरी पेंटिंग उठा के लाओगे, मैं ये सब प्रिंसिपल्स तुम्हें उसमें दिखा सकती हूँ कि कैसे यूनिटी विद वैरायटी यूज़ हुआ है, कैसे फोकल पॉइंट यूज़ हुआ है, कैसे हमने एम्फेसिस किया है, स्केल कैसे यूज़ किया है. ठीक है, तो आप भी कुछ भी बनाते हो तो इस चीज़ को अगर दिमाग में रखते हो तो ऑटोमेटिकली कोई भी अच्छा काम जो तुम देखोगे ना, जो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें ये एलिमेंट्स और इन प्रिंसिपल्स को देख लेना बहुत अच्छे से फॉलो किए गए हैं, इसीलिए वो काम अच्छा है. समझ आ गया? ठीक है, ओके. सो बहुत अच्छे से रीड करना है. और जो हमें, जब हम अभी बॉक्सेस बना रहे थे, तो रेपिटेशन ऑफ द बॉक्सेस, मतलब मैं एक रेक्टेंगुलर लाइन, मैं एक लाइन लेती हूँ, फिर एक लाइन लेती हूँ, फिर एक लाइन लेती हूँ. सो व्हाट इज़ दैट? रेपिटेशन, यूनिटी. ठीक है, और बहुत सारे स्क्वायर्स के बीच में एक सर्कल ऐड कर देती हूँ, वैरायटी. तो इन एलिमेंट्स को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो? एक रूम के अंदर एक सोफ़ा हॉरिजॉन्टल, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फिर से पेंटिंग. ठीक है, साइड में भी हॉरिजॉन्टल सोफ़ा, साइड में भी हॉरिजॉन्टल सोफ़ा. अभी सब कुछ क्या है? ऐसे 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 ऐसे. सेंटर में एक सर्कुलर टेबल ऐड कर दिया. यूनिटी विथ वैरायटी. सो चाहे आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो, चाहे आप ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप कपड़ा डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, आप क्या करते हो? आप कैसे ड्रेसअप होते हो? ब्लैक एंड वाइट साड़ी विद अ रेड बिंदी. रेड कितना सा है पूरे एलिमेंट में? इतना सा. यूनिटी विथ वैरायटी.
एनीथिंग, एनी गुड डिज़ाइन हैज़ सेम प्रिंसिपल्स. अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप भूखे नहीं मर सकते. आप फैशन डिज़ाइनर भी हो, इवेंट्स भी डिज़ाइन कर सकते हो, स्टेज भी डिज़ाइन कर सकते हो. आपकी अगर इन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर अच्छी पकड़ है, तो आप कपड़ा पहनते हुए, आप हर चीज़ करते हुए, इट शुड बी इनसाइड यू. और वो आपके अंदर अगर आ गया, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन. समझ आ गया? ठीक है, ख़त्म करें क्लास. ओके.